जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज है 1 मार्च 2025 और 1 मार्च 2025 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहां पे डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं वो है 1185 नंबर की क्लास। जो आप ये कंटेंट देख रहे हैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलता है। स्टैटिक जीके का भंडार मिलता है, एक कंप्लीट पैकेज है क्लास, सबसे कम समय में और सबसे इंपॉर्टेंट 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको यहां पे मिलते हैं। देखिए आपके लिए मोटिवेशन थॉट है, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट करके आता है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम लगता है दोस्तों, हमारे लाइफ में न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। आप जो दोगे आपको वो रिटर्न में आएगा। आप अच्छा दोगे तो आपके जीवन में अच्छा आएगा, अच्छा सोचोगे, अच्छा आप इनपुट दोगे वही मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा, ये तय बात है। यही लाइफ का उसूल है, यही लाइफ का नियम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन से सेशन को बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं उसके 11वें अध्यक्ष कौन बने, 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। काश पटेल कौन है दोस्तों? एफबीआई के डायरेक्टर है काश पटेल, आपको ध्यान में रखना है। काश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर है। और नीरज पारेख यहां पर रिलायंस को संभाल रहे हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं। तो ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आया। अब आई जानते हैं सेबी के 11 नंबर के जो अध्यक्ष बने तुहिन कांत पांडे के बारे में पूरा डिटेल से। तो पहले आप इनकी तस्वीर देखिए, अपने चेहरे को मतलब इनके चेहरे को आप ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना आप इमेज से याद कर सकते हो ना उतना आप टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं याद कर सकते। हमारा जो माइंड बना हुआ है इमेज फॉर्मेट पे चीजें याद करने के लिए ज्यादा बना है। अब एक सवाल और आता है कि तुहिन कांत पांडे किनको रिप्लेस करेंगे? तो माधवीपुरी बूच यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे तुहिन कांत पांडे इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी एंड इट हैज रिप्लेस्ड माधवीपुरी बूच। अभी प्रेजेंट में भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यानी वित्त मंत्रालय, उसमें ये वित्त और राजस्व सचिव हैं, यानी रेवेन्यू और यहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अब इनको सेबी का भी यहां पे प्रमुख बना दिया गया है। तो तुहिन कांत पांडे का जो टेन्योर होगा वो भी पूछा सकता है, वो 3 साल का है। और तुहिन कांत पांडे 1987 ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सेबी की। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 12 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिश हुआ और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लाई गई थी। यानी कि संविधान में पहले से इसके बारे में नहीं बताया गया। 1992 में से स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, वैधानिक निकाय बनाया गया है। और इसका मेन काम होता है इन्वेस्टर्स के राइट्स की रक्षा करना। अभी दोस्तों सेबी में अभी जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। पिछले 28 सालों में सबसे तेजी से मार्केट यहां पे गिर रहा है। हालांकि उन सभी इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि वापस से मार्केट उठेगा। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है और पहले अध्यक्ष इसके एस.ए. दवे। क्या नाम इनका? एस.ए. दवे नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो हाल ही फिलहाल में हुई, आइए उसे भी समझ लेते। तो शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर थे। अब इनको यहां पे प्राइम मिनिस्टर का सलाहकार बनाया गया है और ये दूसरे नंबर के सलाहकार है, दूसरे नंबर के सलाहकार सचिव हैं। देखिए विजेंद्र गुप्ता जो है ये दिल्ली में अभी चुनाव हुआ और दिल्ली में विधानसभा के अध्यक्ष बने। दिल्ली विधानसभा यानी जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली उसके यहां पे अध्यक्ष बने। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्विज, इंपॉर्टेंट जो हमारी तरफ से अपडेट है वो मिस ना हो। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड और आपको कोई कैरियर काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारी टीम को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 8962056009 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडीबी बोलते हैं, इसके 11 नंबर के अध्यक्ष कौन बने? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने मसातो कांडा। क्या नाम इनका? मसातो कांडा इनका नाम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं
जापान के हैं मसातो कांडा, जिनको एडीबी का 11 नंबर का अध्यक्ष यहां पे बनाया गया है। तो मसातो कांडा मसातसुगु अस्कावा के स्थान पर आए। किनके स्थान पर आए? मसातसुगु अस्कावा के स्थान पर आए। हम बात कर लेते हैं एडीबी के बारे में। 1966 में 19 दिसंबर में इसकी स्थापना हुई है और ये एक रीजनल मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र पर ही केंद्रित करता है इसके डेवलपमेंट पर। और इसका काम होता है जितने भी देश इसके मेंबर है उसका डेवलपमेंट करना और जलवायु के प्रति यहां पर क्लाइमेट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। टोटल 69 इसमें मेंबर देश हैं और मांडलू यांग शहर फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला में। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई, इसे भी पढ़ लीजिए। तो अजय बांगा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के एमडी सीईओ हैं। और डिल्मा रूसेफ एनडीबी, जिसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है, ब्रिक्स का एक पार्ट है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा, कौन सा युद्धपोत भारत का सबसे पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? कौन सा वारशिप है इनमें से जिसे डुबो दिया जाएगा और वो एक म्यूजियम बन जाएगा? तो देखिए इसका नाम है आईएनएस गुलदार। क्या नाम है इसका? आईएनएस गुलदार। ठीक है, तो आईएनएस गुलदार आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि जो रिटायर्ड नौसैनिक युद्धपोत है इसका नाम आईएनएस गुलदार है, इसको एक्वायर करेंगे और सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो निवाती रॉक्स है उसके पास इसे डुबो देंगे और फिर यहाँ पे इसको रिफ बनाएंगे और लोग यहाँ पे जाएंगे नीचे, इसे म्यूजियम की तरह बनाया जाएगा और वो समुद्र के अंदर जाकर के इसको यहाँ पर देखेंगे, म्यूजियम तैयार किया जाएगा। तो ये पहला आर्टिफिशियल रिफ बनाया जा रहा है। रिफ कैसा होता है? इस प्रकार का आर्टिफिशियल रिफ तैयार किया जाएगा। ये तो नेचुरल रिफ है और ये आर्टिफिशियल रिफ तैयार किया जाएगा। तो आईएनएस गुलदार 83 मीटर लंबा कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप है। क्लियर है? तो आईएनएस गुलदार 1985 में कमीशन किया गया था। जिस प्रकार से एक सैनिक या ऑफिसर आता है और से उसकी यहाँ पे जॉब स्टार्ट होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे शिप्स को भी कमीशन किया जाता है और जनवरी 2024 में इसे रिटायर्ड कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना था। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 18 जून 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और भारत की 9वीं सूची इसमें जोड़ी गई थी। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था और इसे कहा जाता था बिना वकील बिना दलील आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता था, आपसे पूछा भी नहीं जाता था। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर है? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। फ्लिपकार्ट की सुपर मनी ने हाल ही में किसका अधिग्रहण किया है? तो फ्लिपकार्ट का एक यूनिट है जिसको सुपर मनी हम कहते हैं, इसने हाल ही में भारत एक्स नाम का अधिग्रहण किया है। किससे किया है? भारत एक्स को एक्वायर कर लिया है। क्या नाम है इसका? भारत एक्स। तो फ्लिपकार्ट की एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है सुपर डॉट मनी, इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो सुपर डॉट मनी ने चेक और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है भारत एक्स, इसको एक्वायर किया है और अपनी जो फाइनेंशियल बिजनेस को बढ़ाएंगे वो। तो सुपर डॉट मनी जो है भारत एक्स की टेक्नोलॉजी स्टेक का उपयोग करेगा और इसे क्रेडिट ऑन यूपीआई समाधानों को बेहतर बनाएगा, यानी यूपीआई फैसिलिटीज को और इंप्रूव करने के लिए भारत एक्स को यहां पे एक्वायर किया गया है। अब सुपर डॉट मनी जो भारत का 6ठा सबसे बड़ा यूपीआई प्लेटफॉर्म बन करके उभरा है। ठीक है, और फ्लिपकार्ट का एक पेमेंट एप्लीकेशन है। इसका काम क्या होता है? लोन देना और जो वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करना, इसका सुपर डॉट मनी का वर्क है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और एक प्रकार का बैंकिंग सिस्टम है जो मोबाइल एप्लीकेशन जरिए ट्रांसफर किया जा सकता है, पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहा, तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? Who has won the third साबा वीमेंस चैंपियनशिप 2025? तो साबा महिला चैंपियनशिप टाइटल को भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अभी कहां पर हुआ था ये जानते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि भारत ने किसको हराया, तो फाइनल में मालदीव्स को हराया
और तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप टाइटल को जीता है, जो कि बास्केटबॉल से रिलेटेड है। ऐसे लंबे लंबे खिलाड़ी तो बास्केटबॉल में होते हैं, बास्केटबॉल में टोटल 5 प्लेयर होते हैं। तो साबा मतलब होता है साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो ये जो कंपटीशन हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था, केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में 23 से लेकर 26 फरवरी के बीच में यह आयोजित किया गया था। तो इस जीत के साथ भारत ने चाइना में होने वाले जो फीबा महिला एशिया कप है उसके लेवल 2 को क्वालिफाई कर लिया है। अब भारत वहां भी खेलेगा। तो पहला जो साबा महिला चैंपियनशिप हुआ था 2016 में हुआ था और नेपाल काठमांडू में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। तो दोस्तों आइए स्टडी केयर एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको स्टडी केयर एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। तो जो नए छात्र हैं इस क्लास को जो देख रहे हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक यहाँ पे आधे घंटे के बाद। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपके टाइमिंग में थोड़ा बदलाव किया है। अब आपकी क्लासेस सुबह 5 बजे आपको मिलेंगी और आप 6 बजे देख लेना। और पहले मैं आपको क्लास दे रहे तो 5 बजे उठ करके आप यहाँ पे क्लास को देख सकते हो। टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट कोर्सेस सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। यहाँ पे 1800 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हमने एक ई बुक लॉन्च किया था और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज 1 मार्च है, तो फरवरी महीने की अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स डाउनलोड करनी है तो आप सभी डाउनलोड कर लेना, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो आज इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में आज लॉन्च हो चुका है। फरवरी महीने का जाकर के डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकालना और पढ़ना। ठीक है, और टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, सालाना और अर्धवार्षिक पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाती है। जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। आप इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और दोस्तों सबसे स्पेशल बात, हमने एक स्टैटिक जीके बुक तैयार करी है जो रामबाण है। आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप दीजिए स्टैटिक पूछा जाता है। 81 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। अब इसका लिंक वेबसाइट का दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे जाकर के ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन तरीके से हमारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। एसएससी का फाउंडेशन, मैथ प्लस रीजनिंग, रेलवे फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, तो हमारे एप्लीकेशन में सारे कोर्सेस अवेलेबल है। जाइए, एनरोल कीजिए, पढ़िए और सिलेक्शन को पक्का करिए। हमारे कोर्सेस जो हैं आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम सोलर सिस्टम, सौर मंडल को पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? इसे हम कहते हैं जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जोवियन प्लैनेट है, गैसेस से बना हुआ है। सबसे छोटा ग्रह है मरकरी, सबसे पास भी है। सबसे पास जो ग्रह सूर्य के है वो बुध यानी मरकरी है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह शुक्र है। पृथ्वी किसको बहन कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा भी बोलते हैं। सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड सिस्टम है और सौर मंडल का सबसे छोटा जो यहां पे सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो डेमोस है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां, 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? वेयर इज 9th नेशनल समिट 2025 इज बीइंग हेल्ड। तो 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पुरी ओडिशा में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? पुरी ओडिशा में हो रहा है 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जो कि एक स्वास्थ्य सम्मेलन है। ठीक है, तो हमारे भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और परिवार कल्याण मंत्री संभाले जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने 28 फरवरी 2025 को पुरी उड़ीसा में 9वां नंबर का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यानी नेशनल समिट का उद्घाटन किया है। तो यहां पर इसका काम क्या होगा कि जो हमारी यहां पर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हमें और बेहतर बनाना है, उसमें नया नया इनोवेशन लाना है ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके। और ये जो सम्मेलन किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? 2013 से इसकी शुरुआत हुई है और भारत सरकार का टारगेट भी है कि 2025 में हम टीबी को खत्म करेंगे। हमारे टारगेट से ऐसे हमारे बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। 2047 तक हमें एनीमिया को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, जीन हैकमैन का रिलेशन किस क्षेत्र कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और किस वर्ष इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था?
तो दोस्तों इनको ऑस्कर पुरस्कार 1972 में मिला, 1993 में मिला। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड होता है। तो जीन हैकमैन एक अमेरिकन एक्टर है, इनको 2 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं, 72 में और 93 में मिले हैं। इसके अलावा 2 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। तो इन्होंने द फ्रेंच कनेक्शन, अनफॉरगिवन, सुपरमैन, बॉनी एंड क्लाइड, द रॉयल टेनेनबॉस, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच वन ऑफ द मिनिस्ट्री? तो आधार सुशासन पोर्टल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया पहल को और अच्छा बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार सुशासन, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो आपको पता, अगर आपको आधार में कोई भी चेंज कराना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को बहुत ही ट्रांसपेरेंट, सरल बनाने के लिए इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो डिजिटल इंडिया पहल को भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था 1 जुलाई 2015 को। आधार के बारे में बात करें तो आधार जो योजना है 28 जनवरी 2009 में स्टार्ट हुई। अगर आप आधार की संख्या को देखेंगे यहाँ पे तो इसमें टोटल 12 डिजिट होते हैं। आधार आपके जन्म प्रमाण पत्र का आइडेंटिफिकेशन नहीं, आधार आपकी एक पहचान है जो ये बताता है कि आप भारत के नागरिक हो, आपकी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। और ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे से मैनेज करता है। तो ये बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और जनसांख्यिकी डेटा पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, अरुणाचल प्रदेश में न्यूकोम यूलो उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? द न्यूकोम यूलो फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? तो यहां पे दोस्तों निशी ट्राइब पाई जाती है, निशी जनजाति पाई जाती है। निशी जनजाति के द्वारा इस फेस्टिवल को यहां पे मनाया जाता है। तो न्यूकोम यूलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और एक प्रकार का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, कृषि त्योहार है। तो इसमें समृद्धि की जो देवी है न्यूकुम, इसकी यहां पे पूजा की जाती है। ठीक है, गॉडेस प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति यहां पे निशी जनजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका है जिसका पहला संस्करण हाल ही में विमोचन किया गया है? तो सशक्त भारत एक किसकी मैगजीन है जिसका हाफ ईयरली हिंदी मैगजीन यहां पे लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है, तो यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री की एक द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है सशक्त भारत का पहला एडिशन का विमोचन किया गया है। इसमें क्या होगा, ऐसी पत्रिका आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि हमारे जो ब्रेव, जो शहीद हमारे सैनिक हैं उनकी कहानियों के बारे में आपको पता चलेगा, देशभक्ति के बारे में पता चलेगा, बलिदान के बारे में पता चलेगा। कविताएं इसमें बहुत सारी शामिल की गई हैं। दोस्तों बहुत सारे पुस्तकें, उनके लेखक है जो आपके एग्जाम पूछ सकते हैं, आइए उसे भी जान लेते हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने लिखा है। रघुवेंद्र तनवर ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस लिखा है। एन ग्रोवर ने द अनयील्डिंग जज लिखा है। अमिताभ कुमार ने माई बिलवेड लाइफ, यहां माई बिलव्ड लाइफ यहां पे इन्होंने लिखा है। 2024 पे किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच गई है? दोस्तों लगातार आप देखो साउथ कोरिया, जापान ऐसे जो देश हैं जहां पे इनका जो बर्थ रेट है बहुत ही कम हो रहा है। चाइना ने भी यहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, उसके बाद अभी चाइना की पॉपुलेशन बहुत ही घट गई है। तो ये हमें जापान में घटना देखने को मिल रही है। तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान में लगातार 9 सालों से जो बर्थ रेट है वो गिरता जा रहा है और 2024 पे तो हिस्टोरिकल यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 2024 में जापान में 7,20,988 बच्चे पैदा हुए, इनमें से विदेशी नागरिक भी शामिल है, जो कि 2023 में 7,58,631 है। तो 1899 में सरकार के द्वारा अगर डेटा पर नजर रखा जाए तो उसके बाद से जन्मों की संख्या सबसे कम हुई है, लगातार इसमें गिर रही है। जापान कहां पर है, जापान को देखते हैं। तो अगर आपको चाइना का मैप पता है, मैंने आपको चाइना का मैप कई बार दिखाया है,
तो आप यहां पे देखो ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया है। आप साउथ कोरिया के ईस्ट तरफ देखेंगे तो ये जो आप आइलैंड कंट्री देख रहे हो ये जापान है, ठीक है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापानी येन यहाँ की करेंसी है। शिगुरी शिबा यहाँ के प्रधानमंत्री है। जापान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है होन्शु। कौन सा है? आप यहां पर देखो, क्यूशु, यहां पे शिकोकू, ये होन्शु, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। और है होकाइडो। 4 आइलैंड से मिलकर जापान यहां पे बना है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर, ओडिशा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? When is ओडिशा उत्कल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो 1 अप्रैल को ओडिशा उत्कल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा उत्कल दिवस, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। तो पहले ओडिशा बिहार और ओडिशा प्रांत का हिस्सा था। ओडिशा जो था बिहार ओडिशा प्रोविंस का पार्ट था। 1936 में ओडिशा एक अलग राज्य के रूप में इसको मान्यता मिली है। ओडिशा को आप देखें तो ओडिशा के जो आसपास की बाउंड्रीज हैं, आप यहां पे ओडिशा देखो तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर आंध्र प्रदेश से इसकी बाउंड्री छू रही है। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी बीजेपी से इसके यहाँ पे नेता हैं और सीएम भी हैं। और यहाँ पर देखें आप, राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। विधानसभा सीटें 147 है, राज्यसभा 10 है और लोकसभा की सीटें यहाँ पे 21 है। दोस्तों 20 मिनट्स में हमने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरा कवर कर लिया है और हमारा 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म हो गया। अगर आप टाइमिंग को देख पा रहे होगे तो 20 मिनट में हमने खत्म किया। अब बारी है यहाँ पे RRR की, जहां पे आपके पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो ISS पर जाने वाले कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। पहले भारतीय कौन बनेंगे जो इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय हैं? तो शुभांशु शुक्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई कितनी रही है? तो 4.9% महंगाई यहां पे रही है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2025 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच गई जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हुई। तो न्यायिक आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष कुमार इसके अध्यक्ष थे। कौन है? हर्ष कुमार। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला कौन बनी है? तो सुनीता विलियम्स। लगातार लगभग 6 घंटे तक इन्होंने स्पेस में वॉक किया है। दोस्तों 28 फरवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़ा था 28 फरवरी का। आइए देखते हैं। हाल ही में किसने कैफीन को हानिकारक घोषित किया है? तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है जो कैफीन है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है इब्राहिम जादरान, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? राजस्थान में शिक्षा बीमा संजीवनी योजना स्टार्ट करी गई है। मून मिशन IM-2 को किसने लॉन्च किया है? तो मून मिशन IM-2 को स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहला EFIR दर्ज किया है? तो जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे EFIR को दर्ज किया है। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा पेश किया है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, उनके लिए ब्लू वीजा स्टार्ट किया है। पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल में भारतीय महिला फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो भारतीय महिला टीम फुटबॉल में इसमें 3rd प्लेस पे रही है। किस राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य हुआ है? तो पंजाब राज्य ने फैसला किया है कि आपको पंजाबी पढ़ना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहां पर होगा? तो बेट द्वारका में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आप ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं एग्जाम में। तो यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो
तो ये त्रिभुजा आकार का ट्रायंगुलर है। अजात शत्रु के नाम क्या था? बीपीएससी 2011 का प्रश्न है। तो अजात शत्रु के वंश का नाम यहां पे हर्यक वंश था। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी था? तो मथुरा यहां पे सुरसेन की कैपिटल था। झारखंड पीसेस प्री 2013 का प्रश्न है। तो आज हमने 25 मिनट में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है और इतने ही मिनट में 25 मिनट में पूरा डेली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। 12 इंपॉर्टेंट और सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपल आर ये सब। आज आपका प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है और आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जहां पर जितने भी नए छात्र स्टूडेंट्स हैं और आप यहां पे इस क्लास की पीडीएफ यहां पे प्राप्त करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लॉन्च करे हैं। ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना। 1 ईयर की टॉपिक वाइज ऑल पीडीएफ आपको मिलती है। 28 फरवरी का हमारे पास रिजल्ट है। दिलप्रीत सिंह, मयूर पाटिल, स्मृता, प्रदीप, स्नेहा, अभिजीत, सुभी, सरिता, राहुल, सपन कुमार साहू, आप सभी टॉपर है 28 फरवरी के करंट अफेयर्स के टेस्ट का। और आप 4000 प्लस टेस्ट पास में जाएंगे, वहां पे एनरोल करेंगे। रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, हर एग्जाम के लिए टेस्ट पास है। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाइए और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज जो हमारा टारगेट है 1600 लाइक का है और आज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।